नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय गुरुदेव भाव तोरसेकर सर। 20-25 दिनों से दर्शकों ने मेरा जान खा लिया था गुरुजी कि भाव को क्यों नहीं बुला रहे बिहार चुनाव पर। और मैं गाड़ी चला रहा हूं, अलग अलग कंस्टिट्यूंसी घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। तो आज मैं दर्शकों बुला के लेकर के आ गया हूं गुरुजी को, और उनके हिसाब से समझेंगे। पहले तो सर राहुल गांधी, गुरुजी राहुल गांधी कल गए मछली, ये नया काम किया उन्होंने, मछली भी मारी है और ठीक ठाक, मतलब काम हो गया। मुकेश सैनी बड़े खुश हो गए कि अरे भाई राहुल गांधी तो मछली लेकर के आ ही गए, अब क्या क्या कहना है आपका इसको लेकर के कि अब राहुल गांधी दौड़ने के बाद, बॉक्सिंग के बाद अब मछली मारने के भी बाजार में उतर गए, पानी में तैर के गए थे। और शायद पहली बार उन्होंने हिंदी शेर जो है, हमारी नैया वहां डूबी जहां पानी कम था, ये शेर जो है वो समझने की कोशिश की होगी कि अगर कम होगा तो तेजस्वी डूबेगा कि नहीं, तो उस पानी की गहराई कितनी है वो चेक करने के लिए गए थे। मछली पकड़ना वगैरह तो बहाना था। लेकिन जहां वो चुनाव में तेजस्वी यादव को डुबाना चाहते, आरजेडी को डुबाना चाहते, वहां पूरा गहरा पानी है कि नहीं, पूरे आरजेडी, तेजस्वी, लालू यादव, उनकी पूरी पुण्या ये है, जो कुछ है वो डूबेगा कि नहीं, उसका पानी कितना गहरा है वो देखने गए थे। बाकी वो तो अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता ना। लेकिन मैं मानता हूं कि इसकी जरूरत क्या थी। बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, उनकी आलोचना करने वाले, कि इसकी क्या जरूरत थी। तो उसकी जरूरत उनको थी ना, आपको नहीं थी, क्योंकि चुनाव डूबा चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर तेजस्वी या आरजेडी का सर ऊपर उठ के दिखाई दे रहा है तो सही गहराई की जगह ढूंढने गए थे जहां इंडिया अलायंस को डुबाना है। भाव गुरुदेव आप, वो कमर तक पानी है ना, दिखाई दे, आप फोटो जो दिखा रहे हैं वहां कमर तक पानी है। यहाँ तो तेजस्वी खड़ा रहकर भी बच सकता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला होगा कि भैया इससे जरा गहरा पानी कहीं होगा तो दिखाओ, क्योंकि मुझे तो पूरी नैया डुबानी है। एक कल मैं ओमकार जी से बात करता था तो उसमें मुझे याद आ गया कि हमारे पूलो देशपांडे करके बड़े व्यंग लिखने वाले लेखक थे मराठी में। उन्होंने एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस के बारे में बढ़िया वर्णन किया था। वो वर्णन ये था कि उस बस में सिर्फ हॉर्न छोड़कर बाकी सबकी आवाज आ रही थी, हॉर्न की आवाज नहीं आ रही थी। तो राहुल गांधी ऐसा कैरेक्टर है पॉलिटिक्स में, वो राजनीति छोड़कर बाकी सब चीजें करते। कभी बूट पॉलिश करेंगे, कभी ट्रक ड्राइवर हो जाएंगे, कभी कुली बन जाएंगे, हाँ राजनीति नहीं करेंगे। तो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। और क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, और क्या बोल सकते हैं। देख रहा हूं मैं कितनी बुरी तरह से हरा सकते हैं। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि राहुल गांधी अगर चुनाव है उस क्षेत्र से गायब होते तो सबसे ज्यादा नींद खराब हो जाती है, तो अमित शाह की खराब हो जाती है। अरे यार ये हमारा स्टार कहाँ गया, कैसे जीतेंगे राहुल के बिना, उसकी चिंता रहती है। हाँ नहीं गुरुजी, मैं कहीं भी रहूं सुनता तो आपको हूं ही। एक कॉन्फिडेंस आपके इन दिनों वीडियोस में बिहार को विश्लेषण में, जब बिहार का विश्लेषण जब आप कर रहे हैं तो दिख रहा है कि राहुल गांधी डुबा रहे हैं तेजस्वी को। अब साथ में चले बस के यात्रा में कि वोट चोरी हुई, और अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही स्वयं उसकी नैया को डुबा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण क्या है? वो आइंस्टाइन ने बता के रखा है ना। आइंस्टाइन की एक उक्ति है, वो बोलता है कि बुद्धिजीवी हमेशा कंफ्यूज होते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। तो राहुल गांधी के बारे में छोटा कोई नहीं, आइंस्टाइन ने बता के रखा है कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कहां से आता है। अब देखो, जब समय था 3 महीने से ये बिहार में कूद पड़े, और जब टाइम टेबल डिक्लेयर होता है गायब हो जाते हैं।
तो मतलब साफ है ना इनको। और मैं गलत नहीं मानता, जो शेक्सपियर का एक हैमलेट ड्रामा में एक डायलॉग है, देयर इज ए मेथड इन मैडनेस। हमको ऊपरी ऊपर लगता है कि ये पागलपन है, मैं नहीं मानता बिल्कुल। वो ढंग से देख रहे कि जब तक क्षेत्रीय पार्टियां, प्रादेशिक पार्टियां, रीजनल पार्टियां मरेगी नहीं, खत्म नहीं होगी, तब तक कांग्रेस को अपना रिवाइवल नहीं कर सकती कांग्रेस। ये समझो। अगर बीजेपी की ताकत पूरे देश में बढ़ी है तो हम कुछ लोग समझते हैं कि ये हिंदुत्व के कारण बढ़ी है। हाँ, हिंदुत्व उसका एक फैक्टर है, लेकिन जो परंपरा से पिछले 50-60 साल में, यानी नेहरू के मरने के बाद जो वोटर कांग्रेस से अलग होना चाहता था, उसके लिए कोई पार्टी एक बनकर खड़ी नहीं हो रही थी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टियां थी। बीजेपी 2-3 राज्यों में थी, फिर समाजवादी पार्टी कुछ 2-3, सीपीएम, सीपीआई, ऐसे अलग अलग पार्टियां, कुछ कांग्रेस से निकलकर लोकदल बना था। तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां थी, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस को हरा सकती है ऐसी कोई पार्टी नहीं थी। तो जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ी है तो आप देखेंगे वहां की रीजनल पार्टी जो ट्रेडिशनल एंटी कांग्रेस थी, वही पार्टी अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती है तो बेचारा उसका वोटर जाएगा कहाँ। आपको एक उदाहरण देता हूं। 1992 में जब बीजेपी के सपोर्ट से गुजरात में जनता दल की गवर्नमेंट थी, चिमनभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। अब चिमनभाई पटेल ने जब बीजेपी ने सपोर्ट निकाल लिया, अडवाणी को अरेस्ट हो गई तो इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया और आगे चलकर पूरी पार्टी, एमएलए, मिनिस्ट्री लेकर चिमन पटेल कांग्रेसवासी हो गए। तो अब इनका जो वोटर था, ट्रेडिशनल वोटर था, एंटी कांग्रेस, वो जाएगा कहाँ। उसने देखा अकेली पार्टी है बीजेपी जो कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। तो वो जो एंटी कांग्रेस वोटर था वो वहां समाजवादी पार्टी का होगा, अखिलेश का होगा, जनता पार्टी, जनता दल का होगा, आरजेडी का होगा, जो एंटी कांग्रेस करके इनके साथ था। वो आहिस्ते आहिस्ते बाबरी कांड के बाद बीजेपी के पास आता गया, क्योंकि वो जिसको वोट देते थे वही कांग्रेस के साथ चला गया। अब उनका सर्वाइवल बचा था तो उन्होंने कांग्रेस को नोच नोच कर कांग्रेस की वोट बैंक खाई है। तो राहुल गांधी वो वोट बैंक वापस लाना चाहते। तो वापस कैसे लाएंगे? तो इन पार्टियों का जो ओरिजिनल कांग्रेस वोटर है, वो वापस लाना है तो उनको मरना पड़ेगा। तो उनको कंधे पर हाथ रखकर उनकी गर्दन दबाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। हमको लगता है कि इससे तो गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया अलायंस तो हार जाएगी। इंडिया अलायंस हार जाएगी, कांग्रेस नहीं हारेगी। ये आप इंडिया अलायंस हार जाएगी, कांग्रेस नहीं हारेगी। गजब गुरुजी। लेकिन राहुल गांधी भी तो और उनके समर्थक बहुत सीरियसली लेते हैं ऐसा। जब इंडिया टुडे जैसा प्रतिष्ठित अखबार बार बार आर्टिकल लगाया, वॉरियर प्रिंस, दाढ़ी के साथ ऐसा हरी कुर्ता एकदम चढ़ा करके, वैसे शर्ट मैं भी चढ़ाता हूं लेकिन ये व्हाइट कुर्ता चढ़ा करके जो फोटोज लेते हैं, इनको लगता है ना कि ये उछल कूद इतना हो क्यों रहा है। कभी कराटे खेलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी घुड़सवारी की बात करते हैं। क्या ये अपने आप को मोदी जी से ज्यादा फिट दिखा करके चुनाव जीतना चाहते हैं? ये माइंडसेट है? नहीं, किसी ने वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने वाले होते हैं उनकी सलाह पर चलते हैं। ये ऐसे कवर पेज पर राहुल गांधी को छपवा कर कोई चुनाव नहीं जीतेगा। अब देखिए, आपने देखा है वॉरियर क्या बोला है राहुल? वॉरियर प्रिंस, मैं दिखा देता हूं फिर से। वॉरियर प्रिंस है, कोई बात नहीं। तो 15 दिन के बाद आ जाएगा कुरियर प्रिंस। और वो क्या बंगाल के लिए फिर? आपको याद दिला दूं, 2019 के चुनाव के समय द ग्रेट डिवाइडर करके टाइम मैगजीन ने मोदी पर कवर स्टोरी बनाई थी। डिवाइडर इन चीफ। मोदी जीत गए और 3 महीने बाद उसी टाइम मैगजीन ने द ग्रेट यूनिफायर ये हेडिंग दिया था।
तो ये तो चलता रहता है। आजकल लोग इनके तरफ देखते तक नहीं, इनके तरफ लोग देखते नहीं, क्योंकि ये ओपिनियन मेकर रहे नहीं। आजकल ये ओपिनियन नाम के पोल पर, खंबे पर खड़े होकर दुनिया देखना चाहते, तो ओपिनियन पोल पर जी रहे। ओपिनियन पोल तो सर, इन्होंने वॉरियर बोला, कुरियर बोला, उससे कोई मतलब नहीं। लोग अपने तरीके से सोचते। इनको पता तक नहीं है कि चुनाव के लिए राहुल गांधी जब पहुंचे बिहार में, उससे 2-3 महीने पहले आरएसएस पहुंच चुकी है। और आरएसएस का टारगेट सिर्फ बीजेपी नहीं है, हाँ, बीजेपी का गठबंधन। क्योंकि आपको याद होगा हरियाणा के समय में क्या बोलता था सब, तो आप जैसे लोग भी दोस्त होकर में मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। मैं बोल रहा था अगस्त, क्या बोलते हैं उसको, बांग्लादेश में जो हुआ, सिलीगुड़ी में हुआ, हिमाचल में हुआ, सूरत में हुआ, इसकी बड़ी रिएक्शन हरियाणा में आएगी, ये मैं बार बार बोलता था। और जब हम उसके बाद चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद हम जयपुर में मिले थे पिछले साल, तब मैंने बोला था महाराष्ट्र में क्लियर कट मेजॉरिटी अजीत दादा को छोड़कर एकनाथ और देवेंद्र लाने वाले हैं, और शायद सुनामी आ जाएगी। तो आ गई सुनामी, आ गई सुनामी। तो ये मैं हवा में नहीं बोलता, मैं लोगों का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करता हूं कि लोग कैसे सोचते हैं, और लोग जो सोचते हैं उसको वोट बोलते हैं। सिर्फ हमारा सर गिनकर, ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, वो हेड काउंट होता है। मैं हेड काउंट नहीं करता, मैं दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं अलग अलग जो वीडियो देख रहा हूँ, उसकी खबरें सुन रहा हूँ। अब देखो आपका अजीत अंजुम है, वो फिर राजू रंजन है, वो तो डिक्लेयर इकोसिस्टम के हिस्सा है। उनके सामने अगर कोई नीतीश के बारे में, मोदी के बारे में, एनडीए के बारे में अच्छा बोले, तो वो कटशॉट कर लेते, कटशॉट करते। और जब बुरा बोल रहा है तो उसको बुरा सुनते, नोच नोच कर उसको बोलने को बाध्य कर देते। तो उससे पता चलता है कि माहौल खराब है। माहौल क्या है? माहौल खराब है। ये हमको राजीव रंजन बताता है, ये हमको अजीत अंजुम बताता है। तो वो जो कुछ बोले, मैं उसमें से जो ढूंढना है वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक बक्सा आता है, तो हमने बक्सा तो नहीं खरीदा है, उसके अंदर का माल इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ठीक है, अजीत अंजुम हो या कोई हो वो ऐसा करने वाले, वो बक्सा लाए, हमको उसमें से जो माल अंदर है वो ढूंढ निकालना पड़ता है। तो जो मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि, और मैंने शायद 1-1.5 महीने पहले आपको ही बताया था कि मेरा आंकड़ा जो बिहार के लिए एनडीए का है वो मिनिमम 150 है। आज मैं उसी पर अड़ा हुआ हूं। हाँ, शायद वो सुनामी होकर 180, 90, 200 तक भी पहुंच सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। शायद 2010 के जो नतीजे थे उसका रिपीट होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात भाऊ कह रहे हैं। लेकिन भाऊ, भाई भाई की लड़ाई में आज जो तेज प्रताप यादव ने कहा वो बहुत गजब की बात की। मैं चाहूंगा पहले सुनवा दूं दर्शकों को भी, ये सुनना जरूरी है। ये जो धर्म है, कृष्ण ने कहा यदा जाहे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अब ये जो कृष्ण जी का श्लोक बोल रहे हैं, उससे पहले आज उन्होंने एक ट्वीट में, और लोग कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जन्मा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन आज उन्होंने हमला बोल दिया है अपने ही छोटे भाई के ऊपर, और ये कह दिया कि तुम नादान हो, तुमको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। और ये भी मैं ट्वीट का हिस्सा दिखा दूं, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए, तेजस्वी यादव के लिए कहा, जो तेजस्वी यादव को कभी कुछ दिन पहले तक ये कहते थे मैं सारथी बनके सीएम बनाऊंगा। हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने आज महुआ में कहा पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में केवल जनता ही होती है, कोई पार्टी, कोई परिवार नहीं। महुआ मेरी कर्मभूमि है। तो
गुरुजी आपका सिखाया हुआ ज्ञान तो अब आ ही गया है, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद की छूटेंगे। ये तो हो रहा है बिहार में महाभारत। नहीं, वो तो होगा। देखो, एक बात है कि अब तेज प्रताप जो निकला है उसको जीतना नहीं है, उसको अपने भाई को हराना है। अब इसको हराना है, प्रशांत किशोर को और हराना है, सबको किसको हराना है। एक बात आप समझ लो कि वो जो बात है, क्या वो शेर मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन आग तो जलनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। वो जो चाहे वो होता तेरे है, सीने में या मेरे सीने में। तो बात ये है ना कि आग तब निकलती है जब पेट में आग लगती है। ये सब यानी पूरे देश में जो मीडिया हो, इकोसिस्टम हो या विपक्ष हो, ये समझ नहीं पा रहे कि यहां जेनजी क्यों नहीं हो रहा है। अरे जेनजी होने के लिए पेट में तो आग होनी चाहिए ना। देखो 99% लोग ऐसे होते हैं कि उनको डेमोक्रेसी हो, वोटिंग हो, चुनाव हो, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। जो मंदिर में पुजारी है उसका पेट पालना मंदिर पर चलता है, वो मंदिर में रहता है, मंदिर के बगल में रहता है। हम जाते हैं, चढ़ावा देते हैं, आरती करते हैं और क्या प्रदक्षिणा करते हैं, निकल आते हैं। हमारे लिए मंदिर ज्यादा मायने नहीं रखता जितना हमारा पेट पालना। फर्क समझ रहे हो? तो डेमोक्रेसी है, आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, चर्चा करने वाले हैं, बुद्धिजीवी है, डिबेट करना चाहते हैं, उनके लिए आम जनता जो है वो अगर उसके लिए समय पर खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सर पर छत है, तो उसको कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। हाँ, हो रहा है, अच्छे के लिए परिवर्तन हो रहा है तो करेगा। मेरे घर में पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, परिवर्तन तो मुझे कलर टीवी चाहिए। लेकिन आप कलर टीवी नहीं, आप बोल रहे हो कि हम रेडियो लेकर आएंगे। क्या टीवी देख रहे हो? हम आपको रेडियो ट्रांजिस्टर देने वाले। कौन आएगा आपके पास? समझे आप? 95% जो लोग हैं वो जिस ढंग से सोचते हैं उस सोच से वोट निकलता है। ओपिनियन पोल लेने से आप हेड काउंट करोगे, लेकिन उससे वोट नहीं निकलता। और वोट चोरी भी, इन लोगों को पता तक नहीं कि वोट क्या होता है। ये वोटर लिस्ट को वोट समझ बैठे, देखो वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अरे लिस्ट में कितने भी नाम हो, यूपीएससी में आपको मालूम है 50-60 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक्चुअल जब परीक्षा होती है उसमें कितने बैठते? 1 लाख 1.5 लाख भी नहीं बैठते। तो फॉर्म भरने से कोई यूपीएससी पास हो गया ऐसा बोल सकता है? नहीं हो सकता। वो जो 50 लाख भरते हैं उसमें से शायद 4-5 लाख एक्सपीयर करते हैं प्राइमरी इसमें। मेन की बात तो बाद में आती है। मेन में कुछ 1 लाख वगैरह बचते हैं, उसमें से 10-12 हजार चुनकर अलग किए जाते। तो जब तक आपने फॉर्म भरा है उसका मतलब आप आईएएस नहीं बने हो, आईपीएस नहीं बने हो। लेकिन इनको यही पता नहीं है कि वोटर लिस्ट में है। अरे वोटर लिस्ट में बोगस कितने भी हो, लेकिन उसमें से भी 30-35% लोग वोट देने को आते तक नहीं है। काय की वोट चोरी बोल रहे हो? तो इस ढंग से आंदोलन कर रहे हो जिस आंदोलन का सामान्य जनता से कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है उनको, कि आप जो मुद्दे है उस पर बोल ही नहीं रहे हो। आपको बोलना चाहिए अगर इन्होंने इतना किया हम इतना ज्यादा करेंगे। हमारा पूर्वानुभव देखिए, हमने तो लोगों को किडनैप किया था, अगले बार किडनैप नहीं करेंगे, सीधा मार डालेंगे। बोलो कोई बात नहीं ना। आपने जिस ढंग का गवर्नेंस दिया है वो गवर्नेंस पर बोलो, आप नहीं बोल पाते, आप नहीं बोल पाते ना। 30 साल पहले, 25 साल पहले लालू का राज था, ना 40-45 साल पहले कांग्रेस का राज था। उसमें हमने क्या किया है ये आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तो आज अगर लोगों को एक बात होती है ना, हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती है, तो अगर जेब में पैसे ना हो तो हम बदलते नहीं, जब तक चलता है चला लेते। तो ये बात वोटर किस ढंग से
सोचता है, इसकी ये बात होती है। अब बढ़िया देखो, अरे काय को ये लेकर बैठे हो, इससे तो अच्छा है कि आईफोन आया है, 15,000 का है, 25,000 का है, ले लो। वो बोलता है मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं कहां से ले लूं? तेजस्वी बढ़िया है, राहुल गांधी उससे भी बढ़िया है, लेकिन मेरे जेब को परवड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बाद में वसूली करेंगे उसके लिए मेरे जेब में पैसा नहीं, मेरे थाली की रोटी तक चुरा लेंगे। तो अच्छा है नीतीश के समय में जो रोटी मिल रही है, मेरे माँ को या किसी को, वाइफ को अगर 10,000 मिल रहे तो मिल रहे, वो भी चोरी करके लेके जाओगे। तो वोटर जो है, जो जिस ढंग से सोचता है उसका वोट में कन्वर्शन होता है। और इसलिए मैं देख रहा हूं इनका एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा कुछ भी नहीं है, बस इनको हराना है। मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है, एनडीए को हराना है, और बाद में क्या, बाद में होगा वो देखा जाएगा। देखो वोटर जो होता है ना, कॉमन मैन, वो साधु सीधा औरत होती है। उसका पति शराब पीकर अगर पीटे तो वो गुस्सा करती है, लेकिन छोड़कर नहीं जाती, छोड़कर नहीं जाती। ये समझ लो। ये जो बात आपने कही, ये आरजेडी और गवर्नमेंट में मैं नहीं मानता कि भाई रानी जैसा रखा है, राजकुमारी जैसा रखा है, ऐसा मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं। लोग भी नहीं बोल रहे, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा शराब पीकर आया तो 2 थप्पड़ मारे थे, इसलिए शादी तोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, नहीं देंगे। तो ये जो सोच होती है उससे वोट निकलता है, उससे वोट बनता है। अगर वो नहीं सब, तो किसी आप यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर का पेपर लेकर लोगों के मुद्दे समझोगे तो तुमको पता तक नहीं है लोग क्या है, आम जनता क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है। और जो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो सॉल्व करने के लिए आप निकले हो। गुरुजी, मोदी जी का रोड शो मैंने काफी कवर किया है, ऐसा पहली बार नहीं है आपसे कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा हो। लेकिन ये मोदी जी जब रोड शो में आते हैं और इस तरह का भाव आता है, लोग मोदी जी की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, बस मोदी जी को देखना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। ये हर बार होता है। और मीडिया कहती है कि नरेंद्र मोदी जी का ये बिहार चुनाव उनकी पॉपुलैरिटी का सेमीफाइनल है, फिर यूपी चुनाव सेमीफाइनल होता है, फिर लोकसभा फाइनल होता है। ये सेमीफाइनल खत्म नहीं हो रहा है। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये देखो, इनको अगर समझ में नहीं आता तो वो कहानी है ना, जैसे 4 अंधे और हाथी। तो हर एक कोई अपने अपने तरीके से वर्णन करता है। एक बात है सीधी सी कि मोदी ने जो किया है वो आप अगर नहीं समझोगे तो पॉपुलैरिटी नहीं समझोगे। मोदी अगर आपके जिंदगी में बहुत सारा सुख समाधान नहीं ला रहे, लेकिन जिंदगी आसान तो बना रहे, सुसह्य बना रहे, बड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, समाधान ही नहीं है, लेकिन आसान तो होती है ना जिंदगी। और इसके लिए आप अदानी अंबानी के नाम से गाली दोगे, लेकिन ये लोग अगर संपत्ति निर्माण कर रहे हैं, पैसा उतना टैक्स बढ़ता है, उस टैक्स से गरीब इंसान को कुछ दिया जा सकता है। तो मोदी ने संपत्ति निर्माण को जो चालना दी है उसका फायदा आम जनता को मिल रहा है और जनता खुश है। अब एक बात होती है कि आपको जब सुविधा, अभी आपकी बात देखो, आपके बिहार में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गाली देंगे, हाँ, लेकिन वो भी नहीं था तो रोड भी नहीं थे, फिर ये भी नहीं था। जैसे जैसे आपको एक आदत बन जाती है तो वो सुविधा आपको कम लगती है और आप नाराजगी दिखाते हो, लेकिन क्या वो भी चली जाए तो ये जब डर हो जाता है। तो मैं और एक आपको उदाहरण दूंगा, 50 साल पुरानी फिल्म है शोले। तो उसमें वो गब्बर सिंह क्या बोलता है, गब्बर सिंह बोलता है 50-50 कोस दूर किसी गांव में रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो 20 साल बाद भी गब्बर का प्रभाव है। बिहार में
लालू का प्रभाव जबरदस्त है कि क्या भाई ये बात। अच्छे हो ना हो, लालू ना आए। क्योंकि एक बात समझ लो, आप एक बात समझ लो कि जब 20 साल पहले परिवर्तन हो गया था, नीतीश आ गए थे, तो नीतीश ने बच्चियां स्कूल जाए इसके लिए बच्चियों को साइकिल दी थी 20 साल पहले। उस समय वो बच्चियां 15 साल की, 12 साल की, 14 साल की होगी, आज वो 34 साल की, 32 साल की है, उनके बच्चे हो गए और उनको 10,000 आ रहे हैं। 20 साल पहले जो साइकिल दे रहा था वो आज अपना कुछ रोजगार करने के लिए 10,000 घर बैठे दे रहा है, तो वो सही जा रहा है। 10 साल पहले साइकिल भी बहुत मुश्किल थी, आज 10,000 मिल रहा है। तो वो जो लोग सोचते हैं कि ये ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक तो है। देखो, सबसे पवित्र जल वो होता है जो बहुत प्यास लगती है उस वक्त मिलता है, वो गंगा जल से भी पवित्र जल होता है, क्योंकि वो तुमको जिंदा रखता है। तो नीतीश हो या मोदी हो, इनकी जो गवर्नमेंट है वो लालू जैसी बुरी नहीं है। क्या हम वो दिन वापस लाना चाहते? नहीं। और ये जो बच्चियां आजकल की है, मैंने कल एक वीडियो देखा, 8-10 मुस्लिम लड़कियां थी, वो बोल रही थी हमको तो ज्यादा समझता नहीं है, लेकिन तेजस्वी नहीं चाहिए। तो बोला क्यों नहीं चाहिए? नहीं, हमको स्कूल जाना है, हमको सूरज डूबने के बाद भी घर से बाहर निकलना है। तेजस्वी आ जाएगा तो लालू का आ जाएगा, फिर सूरज डूबने से पहले घर में बंद होना पड़ेगा। ये अगर 12, 14, 15 साल की बच्चियां बोल रही है तो वो, इसको मैं गब्बर इफेक्ट बोलता हूँ, 50-50 को दूर। तो ये अच्छा है या बुरा है पता नहीं, लेकिन ये गब्बर से तो ठीक है, गब्बर से तो ठीक है। क्या बात है गुरुजी, बहुत कुछ आज ये आपने। आम जनता का जब माइंडसेट होता है, उससे वोट तैयार होता है, वोट बनता है, और उस दिन जाके बटन दबाया जाता है या उस पर ठप्पा मारा जाता है। तो चलिए, अब तो 6 तारीख को मेरा बटन दबाने का टाइम आ ही गया है और मैं पटना में ही वोटिंग करूंगा, और उसके बाद गुरुजी से साक्षात्कार, एकदम साक्षात मुलाकात होगी 6 तारीख की रात्रि को। दर्शकों, भाव सर का भी जो चैनल है हिंदी में और मराठी में, प्रतिपक्ष और प्रतिवाद, ये दोनों चैनल, अगर आप मराठी हैं तो दोनों भी चल जाएगा आपको, हिंदी भाषी है तो चलेगा। दोनों चैनल आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ गुरु ज्ञान मिलता है मेरे चैनल पे, महीने में एक बार ही हो पाता है। गुरुजी, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, चरण स्पर्श।